बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 270, थ्योरम 11.9.2 एफ रीज लेमा। स्टेटमेंट क्या है? लेट एम बी अ proper let M be a proper closed subspace of a normed space N and A B any real number in 0, 1 open interval there is an x a belongs to n such that x a का नाम is equal to 1 and x minus x a का नाम is greater than equal to a for all x belongs to m। प्रूफ। सबसे पहले स्टेटमेंट, m जो है एक प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस है। m क्या है? एक प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है। इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी है। आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ एफ रीज लेमा। तो इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी याद करते हैं। ना सिर्फ ये स्टेट एंड प्रूफ के तौर पर आ सकता है, बल्कि ये आगे जो है नेक्स्ट थ्योरम में भी ये स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। तो अगर स्टेटमेंट्स आती हों तो फिर रेफरेंस जो है वो लिखना आसान हो जाता है। लेट एम बी अ प्रॉपर क्लोज सब स्पेस ऑफ अ नॉन स्पेस एन। एन ए जो है कोई भी एक रियल नंबर है। ए जो है कोई भी एक रियल नंबर है इस ओपन इंटरवल में से। तो फिर क्या होगा? एन के अंदर से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम 1 होगा और उस एलिमेंट का एम के तमाम एलिमेंट्स के साथ जो डिस्टेंस है, नॉर्म डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ना, डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। फर्ज करें अगर ये आपके पास एम है और ये एक्स ए है, एन का मेंबर है, और ये आप उस एम के एलिमेंट साथ इसका डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है जी। सच दैट के एन के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका एक्स के एम के तमाम एलिमेंट्स के साथ जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। Since M is proper closed subspace of n, प्रॉपर का मतलब क्या है कि m जो है प्रॉपरली कंटेन कर n में। n के पास m से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, कम से कम एक तो ज़्यादा होगा। जैसे अगर फर्ज करें 1 2 ये 3 सेट है, ये प्रॉपरली कंटेन करता है 1 2 3 4 में। प्रॉपरली कंटेन करना मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा उसमें हो और उसके पास इससे कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ज़्यादा हो। ये इसका प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है। तो इसका मतलब है कि फिर m के कम्प्लीमेंट में से m का कम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी होगा और वहाँ से हम एक एलिमेंट x1 ले लेंगे। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि m जो है प्रॉपर है और इसमें से एक हम एलिमेंट x1 ले लेते हैं। अब इस x1 का क्या करना है? आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है
x बिलोंग्स टू m, x बिलोंग्स टू m का मतलब क्या है कि x, आपने इस x1 का m के तमाम एलिमेंट्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इन डिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा होगा ना डिस्टेंस है इन्फीमम जो है सबसे छोटा भी होता है, या ये कि आपके पास जो है एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपके पास इन तमाम डिस्टेंसेस से छोटा होगा, इसका नाम रख दें आप d। ठीक है जी, ये कंप्लीमेंट में से लिया एलिमेंट है और इसका तमाम एलिमेंट के साथ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। तो वो कहते हैं कि ये जो इन्फीमम है ये ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज अगर d 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्फीमम 0 हो जाएगा। इन्फीमम 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास अब x1 ने चेंज नहीं होना, x चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि फिर m के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि xn माइनस x1 जो है वो कन्वर्ज करेगा 0 को, इन्फीमम को। इन्फीमम के 0 होने का मतलब क्या है कि फिर इस सेट के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, अब x चेंज ही हो रहा है, m चेंज होगा तभी ये चेंज एलिमेंट्स होंगे, तभी आपके पास सीक्वेंस बनेगा ना, और ये सीक्वेंस जो है m के एलिमेंट्स से सच दैट कि ये डिस्टेंसेस जो हैं आपके पास ये सीक्वेंस जो इन्फीमम को कन्वर्ट करेगा और इन्फीमम क्या है 0। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, अब ये 0 कन्वर्ट कर रहा है जिसका मतलब है x1 माइनस x ये 0 कन्वर्ट कर रहा है, और इसका मतलब है कि xn जो है ये x1 को कन्वर्ट कर रहा है। अब ये हमने सीक्वेंस लिया था तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स स्पेस में अगर किसी सेट में से आप सीक्वेंस लेते हैं और वो कन्वर्जेंट हो जाए तो लिमिट किसको बिलोंग कर जाती है, उस सेट के क्लोजर को बिलोंग करती है। लिमिट किसको बिलोंग करेगी, उस सेट के क्लोजर को, यानी कि वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगी, उसके क्लोजर को बिलोंग कर जाएगी। और चूँकि m क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि x1 बिलोंग्स टू m। ये बात मैं दोबारा बता दूँ, ये पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा बताई है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स स्पेस में से किसी सेट में से कोई सीक्वेंस लेते हैं और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो जो लिमिट है आपके पास वो क्लोजर को बिलोंग कर जाती है, मतलब उसका लिमिट पॉइंट बन जाती है। और चूँकि m क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर उसी के बराबर है, इसका मतलब x1 जो है m को बिलोंग कर गई। लेकिन x1 तो हमने m के कम्प्लीमेंट में से लिया हुआ है, यहाँ हम कह रहे हैं x1 जो है, तो ये कंट्राडिक्शन आई। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया d जो है वो 0 है, इसका मतलब d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब आप एक चूज़ करें, नाउ चूज़ एनी a बिलोंग्स टू 0 1। और d के साथ डिवाइड कर दे, a के साथ डिवाइड कर दे d को, तो ये d से ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, जब कभी भी आप a से लेस और 0 से ग्रेटर नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो फ्रैक्शन जो है वो ओरिजिनल नंबर से बड़ी हो जाती है। जैसे आप 2 को डिवाइड करते हैं 0.1 से, ठीक है जी, d by is greater than d by the property of infimum। जब कभी ये d जो है इन्फीमम है, जब कभी भी आप इन्फीमम से कोई बड़ा नंबर लेंगे ना तो फिर सेट के अंदर जो है, सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो इन्फीमम से बड़ा होगा और इस एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक है जी, देयर इज़ एन x नॉट बिलोंग्स टू m
सच दैट x0 माइनस x1 का नाम इज़ ग्रेटर देन डी, डी इज़ लेस देन डी इक्वल टू डी बाई ए। जैसे ये आपके पास सेट है 0, ये सीक्वेंस है, इसको सेट में लिखो 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। इस सेट का इन्फीमम क्या है? 0 है। अब मैं 0 से कोई भी बड़ा नंबर ले लेती हूँ, 0.1 ले लेती हूँ, फर्ज करें ये 0 से बड़ा है ना। इन्फीमम से जब भी कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ये 0 इन्फीमम है ना, तो सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट लाजमी आ जाता है जो आपके पास इन्फीमम से बड़ा होता है और इससे इस नंबर से छोटा हो जाता है। ये इन्फीमम से बड़ा नंबर लिया था ना हमने, इन्फीमम से बड़ा नंबर लिया था, तो सेट के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया सच दैट जो इन्फीमम से बड़ा है और इससे छोटा है। ये एलिमेंट, क्योंकि इन्फीमम किसका लिया जा रहा है? डिस्टेंसेस का इन्फीमम लिया जा रहा है, तो इसी में से कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। x1 ने तो चेंज नहीं होना, इसने चेंज होना ना, तो यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि d से बड़ा हो जाएगा और इन्फीमम से छोटा हो जाएगा, तो ये d बाई a से छोटा हो जाएगा। पुट x0 इज़ इक्वल टू x1 माइनस x0 ओवर x1 माइनस x0 का नाम, ठीक है जी। और 1 ओवर x1 माइनस x0 का जो नाम है आपके पास, इसका नाम c पुट कर दे, तो x0 क्या बन गया? c x1 माइनस x0। अब देखें बेटा, ये c है ना, x1 माइनस x0 ये किससे लेस है? d बाई ए से लेस है ना, इसकी जगह पुट कर दिया d बाई ए। अब यहाँ पे मैं छोटी रकम पुट कर रही हूँ, तो c क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये ऊपर जाके a ओवर d हो जाएगा। ठीक है जी। एंड ये XA है, XA का नाम कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम के लिए इसका नाम लेंगे, नीचे वाला ऑलरेडी नाम में है, ये कट के हो जाएगा 1। XA का नाम भी 1 हो गया। अब हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं XM में से, इस X का और इस XA का डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे हैं। XA किसके इक्वल है? c x1 माइनस x0। c कॉमन ले लें, ये क्या बन जाएगा? 1 ओवर c x माइनस c कॉमन ले लिए, तो ये क्या रह गया? x1 प्लस माइनस x1 प्लस x0। x0 को इसके पास लिखने माइनस x1। अब देखो बेटा, x भी m का एलिमेंट है, x1 भी m का एलिमेंट है और m सब स्पेस है। सब स्पेस है तो उसके एलिमेंट्स का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी m को बिलोंग करेगा, तो ये एक m का एलिमेंट है। इसका नाम रख दिया हमने z। ठीक है,
अब ये सेट का एलिमेंट बन गया है जिसका डी इन्फीमम है। x माइनस x1 का नाम इन्फीमम डी, तो ये डी जो है इन्फीमम है इस तरह के डिस्टेंसेस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू ठीक है जी। और सी किससे ग्रेटर है, ए बाई डी से, वो भी पुट कर दें। डी से कट गया। x माइनस एक्स ए का नाम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स ए का नाम इज़ इक्वल टू 1। और यही हमने शो करना था कि एक एक्स ए एग्जिस्ट करता है n के अंदर जिसका नाम 1 है और जिसका एक्स m के तमाम एलिमेंट, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना, जिसका मतलब m के तमाम एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास पहले प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था, अगर कोई स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसमें अगर आपके पास कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड हो तो वो लाजमी कम्पैक्ट होता है। अब हम कम्पैक्टनेस को और स्पेस की डायमेंशन को रिलेट करने लगे हैं। थ्योरम हमें कहता है इफ़ द क्लोज्ड यूनिट बॉल in a normed space n is compact, then n has finite dimension। पहले जो है प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसमें हर क्लोज्ड और बाउंडेड सेट जो है वो कम्पैक्ट होगा। अब ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी स्पेस के अंदर क्लोज यूनिट बॉल कम्पैक्ट हो तो वो स्पेस लाजमी जो है फाइनाइट डायमेंशनल होगी, वो नॉन स्पेस जो है वो लाजमी फाइनाइट डायमेंशन होगी। तब कम्पैक्टनेस को और डायमेंशन को हमने रिलेट कर दिया है इस थ्योरम के थ्रू। प्रूफ, सपोज करें कि जो क्लोज्ड यूनिट बॉल है ये कम्पैक्ट है। कम्पैक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसके अंदर से कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो उस सीक्वेंस के पास लाजमी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। और हमने क्या शो करना है कि n की डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है। हम जो है वो कंट्राडिक्टली सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जी लेट द डायमेंशन ऑफ n बी इनफाइनाइट। हम कहते हैं कि नहीं जी इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट चूज़ करेंगे n में से, ऐसा चूज़ करेंगे सच दैट कि इसका नाम जो है वो 1 है, इस तरह का चूज़ करेंगे। और इस E1 की मदद से एक सब स्पेस जनरेट करवाएंगे N1। अब चूँकि ये एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है ना, तो ये 1 डायमेंशनल होगी, बी दी 1 डायमेंशनल सब स्पेस। ये 1 डायमेंशनल सब स्पेस है जनरेटेड बाय E1। चूँकि इसको सिंगल एलिमेंट जनरेट कर रहा है इसलिए 1 डायमेंशनल सब स्पेस हो गई है जिसको E1 जनरेट कर रहा है। 1 डायमेंशनल है तो ये फाइनाइट डायमेंशन हो गई।
और चूँकि n की जो डायमेंशन है आपके पास इज़ इनफाइनाइट, n की डायमेंशन इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब n1 जो है ये प्रॉपर सब स्पेस हो गई है। प्रॉपर सब स्पेस मतलब क्या है कि n1 जो है वो n के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी डायमेंशन इन्फिनिट है, इसकी फाइनाइट है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब n1 प्रॉपर सब स्पेस है। प्रॉपर सब स्पेस है तो पीछे हमने थ्योरम पढ़ रखा है, फिर हमने पढ़ रखा 11.8.6। उसमें हमें बताया गया है कि कोई भी नॉर्म स्पेस हो तो उसकी जो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस होती हैं वो लाजमी कंप्लीट होती हैं। हैंस n1 इज़ कंप्लीट सब स्पेस। और चैप्टर नंबर 5 में हमने रिज़ल्ट पढ़ रखा है कि जो कंप्लीट सब स्पेसिस होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं। कंप्लीट सब स्पेसिस आर क्लोज्ड, हैंस n1 इज़ प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ n की प्रॉपर क्लोज सब स्पेस बन गई है। प्रॉपर क्लोज सब स्पेस बन गई है। सो बाय एफ रीज़िस लेमा वो हमें क्या कहता है, आप कोई भी एक नंबर ले लें इस इंटरवल में से, तो उसके कॉरस्पॉन्ड हमारे पास n1 के कंप्लीमेंट में से एक एलिमेंट e2 एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि उसका नाम 1 होगा और उस एलिमेंट का n1 के तमाम एलिमेंट्स के साथ जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। e2 का n1 के जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। ठीक है जी। e1 जो है आपके पास n का एलिमेंट है। ठीक है जी। अब हमारे पास दो एलिमेंट हो गए हैं e1 एंड e2। इन दोनों से हम एक और सब स्पेस जनरेट करवाते हैं। ठीक है जी। अब हमने सब स्पेस जनरेट करवाई है तो ये भी फाइनाइट डायमेंशनल है। n2 इज़ फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है। ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है और n की जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है। n हैज़ इनफाइनाइट डायमेंशन, तो n2 जो है वो कभी भी n के इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब है n2 जो है वो प्रॉपर सब स्पेस है। और जो पीछे हमने आर्गूमेंट्स n1 के लिए किए थे कि चूँकि n1 जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो थ्योरम 11.8.6 हमें कहता है कि हर जो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस होती हैं नॉर्म स्पेस की वो आपके पास कंप्लीट होती हैं। कंप्लीट है तो वो, और हर कंप्लीट जो सब स्पेस होती है वो लाजमी क्लोज्ड होती है। आल्सो n2 इज़ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ n अगेन बाय एफ रीज़िस लेमा a इज़ इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू 0 1। यहाँ पर मौजूद हर स्केलर के लिए आपके पास n2 के कंप्लीमेंट में से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम जो है वो 1 होगा और इस e3 का n2 के तमाम एलिमेंट्स के साथ जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू
ए होगा, y बिलोंग्स टू N2। और पर्टिकुलरली E1 एंड E2, खुसूसी तौर पर हम E1 और E2 ले रहे हैं, उनके साथ जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाएं, कंटिन्यूइंग इन दिस वे। तुम्हारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा E1, E2, E3, En अप टू सो ऑन। ठीक है जी, इन क्लोज्ड यूनिट बॉल B01। अब ये क्यों क्लोज, अब ये E1, E2 चूँकि इन सब के नाम जो है 1 है, तो इसका मतलब है कि En-0 का नाम इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब En का जो 0 से डिस्टेंस है वो 1 है, तो इसका मतलब है En जो है वो इस क्लोज यूनिट बॉल को बिलोंग करता है। E1, E2 सब के नाम 1 है, तो आप -0 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब En और 0 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 के इक्वल है, जिसका मतलब En इसका। तो ये आपके पास क्लोज यूनिट बॉल के अंदर सीक्वेंस आ गया है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है सच दैट कि इस सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। ठीक है जी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, हर m और n के मास y जब ये बराबर होंगे, हर दो के दरमियान डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो आप इस सीक्वेंस का जो मर्ज़ी सब सीक्वेंस ले लें। सो फॉर एनी सब सीक्वेंस EMK ऑफ 1 क्या है ये, इसमें से आप जो मर्ज़ी सब सीक्वेंस ले लें, उन दो के दरमियान भी डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल 1/2 है, क्योंकि सब सीक्वेंस की जो एंट्रीज हैं वो भी सीक्वेंस की एंट्री में से चूज़ करके आप लेते हैं ना, तो उनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा। EMK डैश माइनस EMK, इनके दरमियान डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि सीक्वेंस की हर दो एंट्रीज का दरमियान डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल 1/2 है, तो सब सीक्वेंस की भी एंट्रीज सीक्वेंस में से ही चूज़ करके लेते हैं ना। तो इसका मतलब है 10A जो कि क्लोज्ड यूनिट बॉल का सबसेट है, उसके अंदर से आपने सीक्वेंस लिया था, हैज़ नॉट कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इस ए के पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने क्लोज यूनिट बॉल में से एक सीक्वेंस लिया और उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B01 इज़ नॉट कम्पैक्ट। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि ये तो गिवन है कि ये कम्पैक्ट है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज किया n हैज़ इन्फिनिट डायमेंशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज किया कि जो नॉर्म स्पेस n है उसकी डायमेंशन इन्फिनिट है। तो इसका तरफ जो हमने सोचा वो गलत सोचा, और ठीक क्या है, n मस्ट बी फाइनाइट डायमेंशन। ठीक है जी, इसकी जो है डायमेंशन फाइनाइट हो गई है, और यही हमने शो करना था कि ऐसी नॉन स्पेसिस जिनके अंदर क्लोज यूनिट बॉल कम्पैक्ट हो वो आपके पास जो हैं वो क्या हो जाती हैं, फाइनाइट डायमेंशनल हो जाती हैं।
नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 11.9.4 लेट n be a normed space in which every closed and bounded subset is compact, then n is a Banach स्पेस। तो फिर n जो है वो Banach स्पेस है। प्रूफ स्टेटमेंट क्या है? एक नॉन स्पेस है जिसमें हर क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट जो है कम्पैक्ट है, तो ऐसी स्पेस जो है वो Banach होती है। पहले हमने शो किया कि अगर कोई नॉन स्पेस है उसमें क्लोज इंटरवल जो है वो कम्पैक्ट हो जाती है तो लाजमी फाइनाइट डिमेंशन हो जाती है। तो अब हमने शो करना है कि अगर किसी नॉन स्पेस के अंदर हर क्लोज्ड बाउंडेड सबसेट जो है वो कम्पैक्ट हो जाता है तो ऐसी स्पेस जो है वो Banach हो जाती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है। नॉन स्पेस तो ऑलरेडी है, अब इसको कंप्लीट शो करना है। सपोज दैट every closed and bounded subset of normed space is compact, वो compact है। then every sequence in such a set has a convergent subsequence। हमने कहा कि हर जो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट है नॉन स्पेस का वो कम्पैक्ट है। कम्पैक्ट है तो कम्पैक्टनेस क्या कहती है कि फिर आप ऐसे सेट में से जब कभी भी कोई सीक्वेंस लेंगे तो उसके पास लाजमी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। तो हम जो है हमने करना क्या चाहते हैं? हम n को कंप्लीट शो करना चाहते हैं। वी वांट टू शो n इज़ कंप्लीट, ये हम चाहते हैं। उसके लिए हम एक Cauchy सीक्वेंस लेंगे, बी अ Cauchy सीक्वेंस इन n। n के अंदर से Cauchy सीक्वेंस ले लिया। इस Cauchy सीक्वेंस को मैंने सेट की फॉर्म में लिख लिया। अब चूंकि ये Cauchy सीक्वेंस को हमने सेट में लिखा है ना, और चूंकि Cauchy सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है, सो इसका मतलब है कि ये सेट ए बी जो है वो बाउंडेड होगा। इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो बाउंडेड सीक्वेंस की एंट्रीज़ है, तो फिर ए बी आपके पास बाउंडेड होगा। लेट ए क्लोजर बी दी क्लोजर ऑफ ए, ये का क्लोजर ले लिया बाय आवर assumption ए क्लोजर इज कम्पैक्ट। ए क्लोजर क्लोज्ड भी है और ए क्लोजर जो है आपके पास क्लोज सेट भी है। तो हमने सपोज कर रखा है कि हर क्लोज और बाउंडेड सबसेट जो है वो कम्पैक्ट है, तो ए क्लोजर हमारे पास कम्पैक्ट हो गया। ठीक है जी, बाउंडेड सेट है ना, तो बाउंडेड सेट का क्लोजर भी बाउंडेड। और फर्दर जो है हमारे पास एक क्लोजर क्लोज्ड भी है, तो क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट को हमने कम्पैक्ट सपोज कर रखा है। एक क्लोजर कम्पैक्ट है। अब ये जो एक्स एन जो है आपके पास, सो दी सीक्वेंस
XN ये ए क्लोजर में भी होगा। ए के अंदर है तो आपके पास ए क्लोजर में भी है, ए क्लोजर में है। और ए क्लोजर क्या है? कम्पैक्ट है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो कम्पैक्ट सेट होते हैं, अगर आप उसमें से कोई सीक्वेंस लेते हैं आप जो है अगर कोई सेट क्लोजर है कम्पैक्ट है और उसमें से कोई सीक्वेंस लेते हैं तो उस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर होता है। ठीक है जी, इसका मतलब XN के जो है कन्वर्जेंट है और ये किसी पॉइंट X को कन्वर्ज करता है। अब जो है सीक्वेंस आपने ए क्लोजर में से लिया है और सब सीक्वेंस भी फिर ए क्लोजर में चला जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में से चूज़ करके एंट्रीज आप सब सीक्वेंस बनाते हैं। सब सीक्वेंस के अंदर सब सीक्वेंस भी इसके अंदर चला गया। अब ये कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट हो गया है तो ये जो लिमिट है ये सेट का लिमिट पॉइंट बन गया है। तो इसका मतलब है X बिलोंग्स टू ए क्लोजर, इसमें चला गया। ठीक है जी। आल्सो इफ आकाशी सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, अगर किसी काशी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाए देन काशी सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जिस, तो फिर काशी सीक्वेंस खुद भी कन्वर्ज कर जाता है। तो इसका मतलब है कि XN आल्सो कन्वर्जेंट, वो भी कन्वर्जेंट हो गया। और फिर सीक्वेंस और सब सीक्वेंस की जो लिमिट्स हैं वो भी सेम होती हैं। तो हमने N में से काशी सीक्वेंस लिया और हमने शो कर दिया कि वो N के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। सो N इज़ कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस, कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस है तो N जो है वो बर्नौली स्पेस बन गई और यही हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, वो आपको करवाना था। लेट X बी अ लीनियर स्पेस, X एक लीनियर स्पेस है सच दैट X इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिफाइन metric D on X by dxy is equal to 0 1 if X is equal to y, if X is not equal to y. Show that XD is not a normed space। X एक हमारे पास लीनियर स्पेस है, ठीक है जी। और इसके ऊपर हमने एक मीट्रिक भी डिफ़ाइन किया है। डिस्क्रीट मीट्रिक हम जानते हैं, इसको डिस्क्रीट मीट्रिक कहते हैं और ये मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर देता है। आपने शो करना है कि ये नॉर्म्ड स्पेस नहीं है। प्रूफ यहाँ में कुछ जो हमने करना है ना उसको मैं थोड़े से अल्फाज में लिखने लगी हूँ ताकि आपको याद रहे। अ मीट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय नाम, ऐसा मीट्रिक जिसको नाम ने इंड्यूस किया हो, जिसको हमने नाम की वजह से बनाए हो, उस डी की प्रॉपर्टी होती है हैज़ प्रॉपर्टी, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ये कंडीशन फुलफ़िल करता है, वो ये कंडीशन फुलफ़िल करता है डी एक्स प्लस जी वाई प्लस जी एंड
डी ए एक्स ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है जी। ऐसा मीट्रिक जो इसको हमने नाम की मदद से बनाया हो ना, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है जी। तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि हर नाउन स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस होती है, लेकिन क्या हर मीट्रिक स्पेस नाउन स्पेस होती है? जब ये एक मीट्रिक स्पेस है, हमने इसको चेक करना ये नाउन स्पेस है कि नहीं। मीट्रिक स्पेस ये है एक्स विद डी, ये मीट्रिक स्पेस है। अब हमने इसको नाम चेक करना है। नाम जब हम ये कब होगा, ये डी जो है ये कब नाम से बनेगा। नाम से मतलब क्या है कि ये डी जो है किसी नाम से बन जाए। तो ये डी जो है किसी नाम से कब बनेगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर डी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब वो किसी भी नाम से बना हुआ नहीं है। ये वाली कंडीशन लेते हैं, ये चेक करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? 1। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब एक्स और वाई बराबर नहीं हैं, तो ए एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए वाई व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ए नॉन ज़ीरो होगा तो ए एक्स और ए वाई भी बराबर नहीं होंगे। तो ए एक्स और ए वाई के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि हर वो जो दो बराबर नहीं है उनके दरमियान डिस्टेंस 1 है। हर वो दो जो बराबर नहीं है उनके दरमियान डिस्टेंस 1 है। अब ये भी दोनों बराबर नहीं है, इनके दरमियान भी डिस्टेंस 1 है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? और राइट हैंड साइड क्या है? मॉड ऑफ ए इंटू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, मॉड ऑफ ए इंटू 1, मतलब मॉड ऑफ ए। लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side. 1 is not equal to mod of a if a is not equal to plus minus 1। ठीक है जी। जब a 1 होगा फिर ये बराबर हो जाएंगे, उसके अलावा a किसी वैल्यू के लिए बराबर नहीं होंगे। तो हमने देखा कि ये कंडीशन जो है वो d फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये जो d डिफ़ाइन किया गया है, ये किसी नाम से इंड्यूस नहीं हुआ। D इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय एनी नाम, किसी भी नाम से इंड्यूस नहीं हुआ। हैंस ये जो मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस इज़ नॉट नाम्ड स्पेस। ये एक ऐसी मीट्रिक स्पेस है एक्स विद दिस टी, ये एक ऐसी मीट्रिक स्पेस है जो कि नाउन स्पेस नहीं है। और जबकि हर नाउन स्पेस वो मीट्रिक स्पेस होती है, लेकिन हर मीट्रिक स्पेस जो है वो ज़रूरी नहीं नाउन स्पेस हो। और यही मैंने आपको बताना था।